सो हे गाइस, वेलकम टू ब्राइटमेट के ऊपर स्टार्ट करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड, जो कि बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर का पार्ट है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हिस्टामिन के बारे में पढ़ेंगे, रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। अब हिस्टामिन जो हमारा टर्म आता है वो एक ऑटोकॉइड्स होता है। ठीक है, हिस्टामिन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोकॉइड्स कहते हैं। अब हिस्टामिन को ऑटोकॉइड्स क्यों कहते हैं, देखिए ऑटोकॉइड्स दो टर्म से मिलकर बना है। कौन कौन सा? पहला तो ऑटा, ऑटो, ऑटो मीन्स ऑटो कह सकते हैं। ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, खुद से। और क्वाइड मीन्स होता है हीलिंग, मतलब खुद से जो अपने आप को हील कर ले, ठीक कर ले, उसको क्या कहेंगे, ऑटो क्वाइड्स कहेंगे। ठीक है। सपोज दैट अगर आपके गाल पे एक थप्पड़ लगा दो आप खुद से, क्लियर है, लगा के बाद थोड़े समय के बाद आप देखोगे कि वहां पे रेडनेस आने लगेगी। फिर थोड़े समय के बाद वो रेडनेस हट जाएगी, वहां से आप बिल्कुल सही हो जाओगे। तो ये क्या हुआ, सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी हुआ हमारा बॉडी का। क्लियर है। तो इसको क्या कहेंगे, ऑटोक्वाइट्स कहेंगे। मीन्स कहीं ना कहीं ये खुद से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो खुद से क्या किया, ये हमारा हील कर लिया। इसी को हम लोग ऑटोक्वाइट्स कहते हैं। ऑटोक्वाइट्स लोकली काम करता है। तो हम कह सकते हैं ना, हिस्टामाइन इज अ टाइप ऑफ ऑटोक्वाइट्स। हिस्टामिन क्या है, एक ऑटोक्वाइट्स है। ये लोकली काम करता है, इसलिए इसको लोकल हार्मोन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ऑटोक्वाइट्स या हिस्टामाइन हार्मोन नहीं है, ये लोकली काम करता है, इसीलिए इसको लोकल हार्मोन कहते हैं। ऑटोक्वाइट्स हार्मोन के ठीक ऑपोजिट है। ऑपोजिट कैसे है? हार्मोन का क्या काम होता है कि एक जगह से रिलीज होगा, कोई एक स्पेशल सेल हार्मोन को सिक्रेट करेगी, और सिक्रेशन ब्लड में जाएगा। फिर ब्लड में जाने के बाद आपके जो है, जहां पे जरूरत है, जहां पे आपको चोट लगी है, वहां पे वो काम करेगा हार्मोन। इस तरह से काम करता है। लेकिन ऑटोक्वाइट्स के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑटोक्वाइट्स जहां पे, सपोज आपको अगर यहाँ पे चोट लगी है, अगर आपको यहाँ पे चोट लगी है, इस वाले सेल में चोट लगी है, तो इसके जस्ट बगल वाले सेल क्या करेगा, सिक्रेट करेगा हिस्टामाइन, यहाँ पे एक्ट करेगा। तो ये लोकली काम किया कि नहीं, इसीलिए इसको हम लोग लोकल हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है। तो ऑटोक्वाइट्स को हम लोग लोकल हार्मोन क्यों कहते हैं, क्लियर है। ये अपोजिट है, बिल्कुल हार्मोन के अपोजिट है। और हिस्टामिन जो है, ऑटोक्वाइट्स ब्लड में नहीं जाते हैं। ठीक है, ब्लड के थ्रू सर्कुलेट नहीं करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो ब्लड में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना। ऑटोक्वाइट्स जो होते हैं ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं। कौन से ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं? तो बेसोफिल्स का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, बेसोफिल्स में क्या होते हैं, हमारा ऑटोक्वाइट्स या हिस्टामिन पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इंजरी तो हमारे ब्लड वेसल में भी होते रहती है ना, तो वहां तो जरूरत है, तो इसीलिए ब्लड वेसल क्या करता है, वहां से ब्लड के सेल से हिस्टामिन रिलीज होता है और लोकली काम करता है, इसीलिए इसको लोकल हार्मोन भी कहते हैं। क्लियर। अब हिस्टामिन जो देखते हैं, हिस्टामिन हमारा दो टर्म से मिलकर बना है। आप सुने होंगे, एचएपी आपने पढ़ा होगा, तो आपने हिस्टोलॉजी टर्म सुना होगा। कहीं ना कहीं हिस्टोन मतलब क्या होता था, हिस्टोन मतलब टिश्यू, और लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। आपको इतना ज्ञान है। तो यहाँ पे हिस्टामिन एक टर्म आता है, तो हिस्टोन मीन्स टिश्यू, और अमाइन तो अमीन ग्रुप है, NH2 ग्रुप को हम लोग अमीन कह दिया। चूंकि यहाँ NH2 ग्रुप होने के कारण ये जो हमारा हिस्टामिन होता है, ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। मीन्स वाटर सॉल्युबल होता है, लिपिड सॉल्युबल बिल्कुल नहीं होता है। मीन्स हिस्टामिन जो है वो मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर पाता है। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। हिस्टामिन प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है, तो अगर हिस्टामिन की अगर हम बात करते हैं, तो हिस्टामिन प्रेजेंट होता है बहुत सारे प्लांट और टिश्यू में। तो मैंने आपको बताया कि हिस्टामिन क्या, हिस्टामिन टिश्यू, तो कहाँ प्रेजेंट होगा, टिश्यू में होगा। कि कौन कौन से टिश्यू में हो सकते हैं, तो प्लांट और एनिमल्स के टिश्यू में पाए जाते हैं। जैसे स्किन के टिश्यू, अगर यहाँ पे स्किन है तो स्किन के टिश्यू ले लो, वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। हमारे लंग्स के टिश्यू में, लीवर में, प्लेसेंटा में। लेकिन एक बात ध्यान देना है, लेकिन ज्यादातर जो हमारे हिस्टामिन होते हैं वो मास्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ होते हैं? मास्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो अगर आप हिस्टामिन का स्ट्रक्चर जनरली देखोगे तो इस तरह से आपको बीटा इमिडाजोलिल इथाइल अमीन, ये जो है बीटा इमिडाजोलिल इथाइल अमीन, मतलब ये दो कार्बन का रिंग है, तो इसको हम लोग इथाइल कह दिए। NH2 ग्रुप है तो अमीन कह दिए, तो इथाइल अमीन हो गया। अब ये अल्फा कार्बन है। ठीक है, ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अब बीटा कार्बन पे हमारा क्या लगा हुआ है, इमिडाजोलिल। ठीक है, इसको हम लोग इमिडाजोल कहते हैं, इमिडाजोल कहते हैं। चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको हम इमिडाजोलिल कह दिए। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं हिस्टामिल एक किसका डेरिवेटिव है, इमिडाजोलिल इथाइल अमीन। इमिडाजोल, दो कार्बन इथाइल और अमीन। ठीक है, तो बीटा कार्बन पहले बीटा कार्बन से अटैच है इमिडाजोलिल, इसीलिए हम इसको क्या कह दिए, बीटा इमिडाजोलिल इथाइल अमीन। क्लियर है। अब देखते हैं कि हम लोग हिस्टामिन जो है वो बनता कैसे है। तो हिस्टामिन कैसे बनता है, हमारा एमिनो एसिड हिस्टिडीन से। किससे बनता है? एमिनो एसिड हिस्टिडीन से। हिस्टिडीन में अगर डीकार्बोक्सिलेशन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन कहने का मतलब है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो इसको हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे,
ये हमारा क्या है, हिस्टिडीन है। क्या ये हमारा हिस्टिडीन है? हिस्टिडीन एक अमीनो एसिड है, CH2 NH2 COOH, बहुत अच्छा हिस्टिडीन है, बहुत अच्छा अमीनो एसिड है। अब इसमें हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज हुआ। हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज कहने का मतलब ये जो हमारा यहाँ पे आप CO2 देख रहे हैं, COOH देख रहे हो, यहाँ इसका CO2 निकाल दो तो क्या बनेगा, बस H बच जाएगा, तो हिस्टामिन बन गया कि नहीं। सब यही चीज सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे CH2 और यहाँ NH2, क्योंकि H तो हट गया, CO2 तो हट गया वहां से, तो क्या बन गया हमारा, अमीन आ गया। क्लियर है? तो ये हमारा हिस्टामिन बन गया। तो अब देखिए हिस्टामिन तो बन गया, अब जैसे ही हिस्टामिन बनेगा वो मास्ट सेल में चला जाएगा। कहाँ जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि हिस्टामिन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, मास्ट सेल में पाया जाता है। तो मास्ट सेल में जाकर क्या हो जाएगा, वहां पे वेसाइकल के फॉर्म में, देखिए छोटे छोटे वेसाइकल के फॉर्म में क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो मास्ट सेल में जाकर स्टोर हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। अब देखिए मास्ट सेल के ऊपर जो होता है ना, एंटीबॉडीज पाया जाता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये एंटीबॉडीज है। क्या है ये? एंटीबॉडीज है। अब एंटीबॉडीज है तो इससे कहीं ना कहीं एंटीजन आकर बाइंड करेगा। क्या बाइंड करेगा? एंटीजन बाइंड करेगा। तो इसका एंटीजन क्या किया, बाइंड किया हमारा एंटीबॉडीज। फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, तब हमारा जो जीक्यू प्रोटीन है एक्टिवेटेड हो जाएगा। जीक्यू प्रोटीन क्या होता है? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। आपने बी फॉर्म 4th सेमेस्टर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का, आप जरूर से उसे देख ले, आपको बेहतरीन से समझ में आने वाला है। क्लियर है? तो बस अभी के लिए आपको इतना जान लेना है कि ये जो है जीक्यू प्रोटीन से मेडिएटेड होता है। जीक्यू प्रोटीन कहने का मतलब है जहां जीक्यू आपको दिख जाए, एक बात आपको याद रखनी होगी, जहां आपको जीक्यू प्रोटीन दिख रहा है इसका मतलब ये है कि वहां फोस्फोलाइपेज सी जो है एक्टिवेट हो रहा है। अब ये क्या नया बोला है भाई, फोस्फोलाइपेज सी क्या है? देखिए फोस्फोलाइपेज सी, देखिए हमारा जो सेल का मेम्ब्रेन है, ये जो हमारा सेल का मेम्ब्रेन है, ये जो चारों तरफ आपको मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये जो हमारा सेल का मेम्ब्रेन है वो किससे बना होता है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। आपने पढ़ा होगा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन किससे बना है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और जो हमारा यहाँ पे क्या एक्टिवेट कर रहा है जीक्यू प्रोटीन? फॉस्फोलाइपेज। तो हम जानते हैं कि जहां AAC आता है वह क्या होता है? इंजाइम होता है। तो फॉस्फोलाइपेज हमारा क्या है कि इंजाइम है। तो फॉस्फोलाइपेज कहाँ एक्ट करेगा? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वहां पे फॉस्फोलाइपेज जाएगा 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 और इसको क्या कर देगा? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को तोड़ देगा। ध्यान देना है, मेम्ब्रेन के अंदर ही तो हमारा हिस्टामिन बाइंड है और यहीं पे फॉस्फोलाइपेज एक्ट करेगा और इसको क्या करेगा? तोड़ देगा। तोड़ देगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल तोड़ देगा। किसमें तोड़ेगा? PIP2 और PIP2 को किसमें तोड़ेगा? IP3 और डैग। PIP2 किसको कहते हैं? PIP2 वही है, सेल मेम्ब्रेन को हम लोग PIP2 कहते हैं। क्लियर है? जो हमारा सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड है उसको PIP2 कहते हैं। तो इसको IP3 और डैग में तोड़ देगा। ठीक है, जिसके कारण कैल्शियम का एक्टिवेशन होगा, जिसके कारण कैल्शियम का एक्टिवेशन होगा। अब भाई जहां कैल्शियम, C फॉर कैल्शियम, C फॉर कॉन्ट्रैक्शन, आपको इतना याद रखना है। जहां GQ आएगा वहां कैल्शियम रिलीज होगा और जहां कैल्शियम रिलीज होगा वहां क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। वहां क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्लियर है यहाँ पे? तो जो क्या करेगा, कैल्शियम क्या करेगा? जाकर बाइंड करेगा वेसाइकल से। ये जो वेसाइकल का सेल है इससे बाइंड करा और बाइंड करने के बाद जो हमारा हिस्टामिन है उसको यहाँ से रिलीज करवा देगा, बाहर रिलीज करवा देगा। अब रिलीज करवाया और रिलीज करवाने के बाद जो हमारा हिस्टामिन है वो किससे बाइंड करेगा? जाकर के अपने रिसेप्टर से जाकर बाइंड करेगा। किससे बाइंड करेगा? रिसेप्टर से जाकर बाइंड करेगा। देखिए H1 H2 H3 और H4, जनरली 4 रिसेप्टर होते हैं। हमारा हिस्टामिनिक रिसेप्टर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? H1 H2 H3 और H4। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि जो हमारा हिस्टामिन है, जो हमारा हिस्टामिनिक रिसेप्टर है, ठीक है, हम रिलीज तो करवा दें, हिस्टामिन हमारा रिलीज हो गया, रिलीज तो हुआ। अब कहाँ कहाँ बाइंड करेगा? या तो H1 पे बाइंड करेगा, H2 पे बाइंड करेगा, H3 पे बाइंड करेगा या H4 पे बाइंड करेगा। क्लियर है? अब हम जानते हैं बारी बारी से कि H1 H2 H3 H4 कहाँ होते हैं और उनका फंक्शन क्या क्या है। क्लियर? तो देखिए हमारा पहला है हिस्टामिन। हिस्टामिन के अगर H1 है, सॉरी H1 है, H1 जो होता है ये GQ प्रोटीन मेडिएटेड होता है। H1 GQ प्रोटीन मेडिएटर। और मैंने आपको अभी क्या बताया, जहां GQ आएगा वहां कैल्शियम आएगा और जहां कैल्शियम आता है वहां कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो हमारा H1 जो रिसेप्टर है वह स्मूथ मसल में पाया जाएगा। जो स्मूथ मसल पाए जाते हैं ना, बहुत स्मूथ स्मूथ मसल होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं भाई? आपके इंटेस्टाइन में पाए जाएंगे।
क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर तो आपका स्मूथ मसल जरूरी है ना, ब्रोंकाई में पाए जाएंगे, आपके यूट्रस में पाए जाएंगे, ठीक है, आपके नहीं, जो भी हमारे फीमेल फ्रेंड्स हैं उनके यूट्रस में पाए जाएंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं H1 कहाँ पाया जाता है, स्मूथ मसल में पाए जाते हैं, जैसे इंटेस्टाइन हो गया, ब्रोंकाई हो गया, यूट्रस हो गया। और इसमें क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन काउज करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्शन काउज करेगा, कॉन्ट्रैक्शन समझ रहे हो कि नहीं, तो अगर कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन मीन सिकुड़ना, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्शन काउज करेगा तो कहीं ना कहीं गट का मोटिलिटी बढ़ेगा। गट मोटिलिटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ भाई, गट मोटिलिटी बढ़ने का मतलब है कि आपका जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है ना, आपने भोजन किया, आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, उससे क्या हुआ, आगे बढ़ते चला जाता है। जो हमारा फूड किससे बढ़ता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के कारण। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है, वही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप के जो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होते हैं, जो उसके कारण जो होता है हमारा मोटिलिटी क्या हुआ, बड़ा कि नहीं बड़ा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आगे जाएगा फूड, फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करेगा फूड, फिर आगे जाएगा, तो इस तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। तो H1 समझ गया कहाँ पाया जाता है, H1 हमारा स्मूथ मसल में, इंटेस्टाइन, ब्रोंकाई, यूट्रस, ठीक है, जो कि क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा और गट का मोटिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है, मतलब पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाएगा। देखिए एक बात आपको यहाँ याद रखना है कि जो हमारा H1, H2, H3, H4 रिसेप्टर है वो कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यही जगह पाया जाता है। और स्मूथ मसल जो हम पढ़ रहे हैं वहां पे जरूरी नहीं है कि सिर्फ H1 पाया जाए, और भी H2, H3, H4 सब पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम ज्यादा बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि ज्यादा कौन सा पाया जाता है, तो H1 जो है हमारा ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड H2 रिसेप्टर। H2 हिस्टामिनिक रिसेप्टर जो है ये GS प्रोटीन मेडिएटेड है। GS प्रोटीन मेडिएटेड मतलब स्टिमुलेट करेगा, किसी चीज का शुरुआत करेगा, स्टिमुलेशन, क्लियर है ना, स्टिमुलेशन। ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का लेक्चर देख लो, वहां पे मैंने बहुत क्लियर किया है ना, यहाँ पे आप थोड़ा समझ सकते हो। GS है जो ठीक है, यह जीएस प्रोटीन मेडिएटेड है। कहाँ पाया जाता है भाई, प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक पेराइटल सेल, ठीक है, गैस्ट्रिक सेल जिसको हम लोग पेराइटल सेल, जहां से HCl का रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट में रिलीज होता है ना भाई, हाँ, तो वहीं से उसके पेराइटल सेल में जो हमारा H2 हिस्टामिनिक रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन कराते हैं, मतलब गैस्ट्रिक बोले तो HCl का सिक्रीशन कराते हैं। या फिर जो हमारा स्मूथ ब्लड वेसल होते हैं, ठीक है, स्मूथ ब्लड वेसल में पाए जाते हैं, जो क्या करेंगे, वैसोडाइलेशन होता है, कि क्या करता है, वेसल को क्या करता है, डायलेट करता है ना, वेसल को डायलेट करेगा। समझ गया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जरूरी नहीं है कि H1 जो है, जो जहां प्रेजेंट है वहां दूसरा रिसेप्टर नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे आ गया ना, स्मूथ ब्लड वेसल, ठीक है, तो यहाँ पे H2 भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। GS प्रोटीन मेडिएटेड है, आपको इतना याद रखना है। गैस्ट्रिक और गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाया जाता है, मीन्स पेराइटल सेल में पाया जाता है, जो है HCl का रिलीज कराता है या गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन कराता है, और ब्लड स्मूथ ब्लड वेसल में प्रेजेंट होता है, जो वेसो डायलेशन करता है, वेसल को क्या करता है, डायलेट करता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं H3 का। H3 जो है, देखिए कितना प्यारा नाम है H3। H3 जो है GI प्रोटीन मेडिएटेड है। एक बात आपको और याद रखना होगा कि जहां GI प्रोटीन आता है वहां इनहिबिशन होता है। इनहिबिशन कहने का मतलब है कि अब रुक जाओ भाई, आगे नहीं, मतलब जो रिसेप्टर को बाइंड, रिसेप्टर से बाइंड नहीं करने देगा। देखिए ध्यान से, हम क्या पढ़ते हैं, देखिए यहाँ जो हमारा न्यूरॉन का नर्व एंडिंग है, यहाँ पे रिसेप्टर है, देखिए यहाँ पे रिसेप्टर है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, आया यहाँ पे मेरा क्या है, H3 है, क्या है हमारा, H3 है। यहाँ से सिक्रीशन हुआ, यहाँ से सिक्रीशन हुआ और H3 से जाके बाइंड कर गया, H3 से जाके बाइंड कर गया तो H3 बोलेगा बस बाइंड तो कर गया भाई, अब रोक दो, बहुत ज्यादा, ये बोलेगा कि बहुत ज्यादा तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ गया है हिस्टामिन, अब तुम रिलीज मत हो, अब हम मेरा काम हो गया है, अब तुम रिलीज मत हो। तो H3 इनहिबिटरी इफेक्ट दिया कि नहीं, अब H3 बोला ना इसको कि अब हमको नहीं चाहिए हिस्टामिन, मतलब ये जो है हमारा जो नर्व एंडिंग है ये क्या करेगा, हिस्टामिन का रिलीज सिक्रेशन करना बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा। क्लियर है। तो इसीलिए H3 को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटो रिसेप्टर भी कहते हैं। मतलब देखिए ऑटो रिसेप्टर क्यों किए कहें, देखिए यहाँ से रिलीज हुआ है ना, ये सेल रिलीज किया और यहीं पे रिसेप्टर होता है और इसी से जाकर बाइंड किया, मतलब जो नर्व एंडिंग रिलीज कर रहा है वहीं पे जाकर बाइंड हो रहा है, तो ऑटो रिसेप्टर हुआ कि नहीं। और ऑटो रिसेप्टर जो होता है वो इनहिबिटरी इफेक्ट देता है, GI प्रोटीन मेडिएटेड मतलब इनहिबिटरी इफेक्ट देगा, ठीक है। इस कहाँ प्रेजेंट होता है, CNS में प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, और कम अमाउंट में हमारा टेस्टिस में भी प्रेजेंट होता है। क्या काम है इसका, इनहिबिशन और हिस्टामिन का रिलीज को कम करना, इसका काम है H3 का। H3 का काम क्या है, जो इनहिबिशन, इनहिबिशन मतलब
कि अब ज्यादा सिक्रीशन, अब बोलेगा कि अब हमको नहीं चाहिए, मींस हिस्टामिन का सिक्रीशन स्टॉप कर देगा या फिर हिस्टामिन का रिलीज को घटा देगा, बहुत कम कर देगा। क्लियर है। अब लास्ट आता है हमारा H4 रिसेप्टर। H4 रिसेप्टर इम्यून सिस्टम में पाया जाता है और मास्ट सेल में क्या करता है, इम्यूनो मॉड्यूलेशन करता है। H4 रिसेप्टर जो है ये तो खैर रेयर है, लेकिन ये जो है ना एक तरह से इम्यून सिस्टम में पाया जाता है और मास्ट सेल में पाया जाता है, जो कि इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है। मॉड्यूलेट करने कहने का मतलब है कि आपको आवश्यकता के अनुसार या तो इम्यूनिटी को बढ़ाएगा या इम्यूनिटी को घटाएगा। ठीक है, तो H4 इस तरह, कहीं ना कहीं ये भी H4 को हम लोग कह देते हैं कि जीआई प्रोटीन मेडिएटेड है। ये भी कभी कभी सपोज दैट कि मॉड्यूलेट करने का मतलब हुआ कि नहीं। देखिए जीआई प्रोटीन मेडिएटेड क्यों कह रहे हैं इसको, पहले हम जाने कि H4 क्या किया, इम्यूनो मॉड्यूलेशन किया है। ठीक है, इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट किया, मीन जरूरत पड़ने पे घटाएगा या बढ़ाएगा। तो सपोज दैट कि आपका कंसंट्रेशन ज्यादा है, अब आपको हिस्टामिन की जरूरत नहीं है, हिस्टामिन की जरूरत नहीं है, तो H4 रिसेप्टर से जाकर बाइंड करेगा और क्या बोलेगा कि बस भाई अब हमको नहीं चाहिए, तो इनहिबिटरी इफेक्ट दिया कि नहीं, इनहिबिट हो गया, मतलब रुक गया, अब फर्दर सिक्रीशन हिस्टामिन का नहीं होगा। क्लियर है। तो ये हमारा छोटा सा ओवरव्यू था क्या, हिस्टामिन का, कि हिस्टामिन आखिर होता क्या है और उसका रिसेप्टर और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़े। अब हम बात करते हैं इसका H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। H1 एंटागोनिस्ट आपको पढ़ना है सिलेबस में। ठीक है, तो H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये जो ड्रग है आपका नाम से पता चल रहा हो, पहले हम जानते हैं एंटागोनिस्ट क्या होता है। एंटागोनिस्ट कहने का मतलब है कि जो हम हिस्टामिनिक रिसेप्टर पढ़े, ये हिस्टामिनिक रिसेप्टर है। ठीक है, ये हिस्टामिनिक रिसेप्टर पे क्या किया, हम जो ड्रग दिए, सपोज हम कोई नया ड्रग दिए, बाहर वाला ड्रग दिए, इस पे जाके बाइंड कर गया, बहुत अच्छा से बाइंड कर गया, मीन्स इसका एफिनिटी है, एफिनिटी मतलब क्षमता, मतलब उससे बाइंड करने का क्षमता है, लेकिन इफिकेसी नहीं है। ठीक है, इफिकेसी नहीं है, इफिकेसी नहीं है कहने का मतलब है कि ये जो है एक्शन शो नहीं करेगा, बाइंड तो कर गया लेकिन इसको इनहिबिट कर देगा। मतलब बाइंड क्यों किया, फिर अगर इनहिबिट ही करना था तो बाइंड इसलिए किया क्योंकि जो फर्दर हिस्टामिन है, जो फर्दर हिस्टामिन है इससे बाइंड ना करे, इसलिए हम ऐसा ड्रग देते हैं जो कि एंटागोनिस्ट होता है। मतलब जो ऐसा ड्रग दिए जो कि एंटागोनिस्ट है, मतलब ये बाइंड कर गया, मतलब एक एक जगह है। ठीक है, इसको क्या किया, ये जाकर यहाँ पे हम ड्रग दिए, ये जो हम अपना जो ड्रग दिए थे, ये जाकर यहाँ बाइंड कर गया, यहाँ बाइंड किया था, ये जगह फुल हो गया। अब जगह फुल हो गया तो जो हिस्टामिन रिलीज हो रहा है ये इससे बाइंड करेगा क्या, बाइंड नहीं करेगा। और अगर बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा, हमारा एक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, अपना जो हिस्टामिन बार बार रिलीज होता है ना, जैसे आपको कफ का आना या फिर सिक्रीशन होना, आप कहीं पे आपको स्टिंग, अगर कोई कीड़ा काट देता है तो वहां पे देखते हो इन्फ्लामेशन हो जाता है और वहां पे थोड़ा सा सिक्रीशन टाइप का होने लगता है, म्यूकस का सिक्रीशन होता है, तो इसको इनहिबिट करता है। ठीक है, अगर आपको कॉमन कोल्ड होता है तो आप लिवोसिट्रिजिन खाते हैं, क्यों खाते हो, क्योंकि जो लिवोसिट्रिजिन इनहिबिट करता है हिस्टामिन को, रिलीज को कम कर देता है, हिस्टामिन का रिलीज, ताकि आपका जो कफ है वो बनना क्या होता है, कम हो जाता है। क्लियर। ये तो इस तरह से ये क्या करता है, थोड़ा सा काम करता है। H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ऐसे काम करता है, नाम ही है इसका एंटागोनिस्ट, मतलब बाइंड तो करेगा लेकिन कोई काम का नहीं है, बाइंड करेगा लेकिन वो कोई अपना एक्शन शो नहीं करेगा। देखिए ध्यान से लिखा भी हुआ होगा कि ड्रग काउजेज ब्लॉकेड ऑफ H1 रिसेप्टर, H1 एंटागोनिस्ट है ना, तो H1 रिसेप्टर का हम बात कर रहे हैं। तो H1 रिसेप्टर, तो H1 क्या काम करता था, स्मूथ मसल में होता था। ठीक है, वो क्या करता था, कॉन्ट्रैक्शन कराता था। हमने आपको बताया था जहां H1 वहां GQ। ठीक है, GQ मेडिएटेड है, H1 GQ मेडिएटेड है, और जहां GQ वहां कैल्शियम, कैल्शियम यानी कॉन्ट्रैक्शन। तो H1 कहाँ पाया जाता है हमारा, H1 हमारा स्मूथ मसल में पाया जाता है। तो H1 का अगर हम एंटागोनिस्ट देंगे, H1 कराता क्या था, ध्यान से सुनना है आपको, हिस्टामिन आके बाइंड करता था H1 से, तो क्या कराता था, कॉन्ट्रैक्शन। अब हम इसको एंटागोनिस्ट दे दिए तो बाइंड तो करेगा रिसेप्टर से, लेकिन अब क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा क्या, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कराएगा। ठीक है, क्या करा देगा, तो रिलैक्सेशन करा देगा, क्योंकि हम एंटागोनिस्ट दिया है ना। ठीक है, काम बाइंड तो होगा लेकिन अपना काम शो नहीं करेगा। तो H1 एंटागोनिस्ट वही कर रहा है, दिस ड्रग ब्लॉक कर देता है H1 रिसेप्टर को, विच रिजल्ट इन डिक्रीज इन वैस्कुलर परमिलिटी एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल। ठीक है, तो स्मूथ मसल को क्या करेगा, रिलैक्स कर देगा, और थोड़ा सा वेसल को क्या करेगा, डायलेट कर देगा, तो परमेबिलिटी बढ़ जाएगा कि नहीं, मतलब एक्सचेंज बढ़ जाएगा कि नहीं। किसी अगर आप पाइप को खींचोगे, ठीक है, अगर आप सपोज रोटी है जितना पतला बनाओगे तो क्या उसका परमेबिलिटी उतना ज्यादा होता है कि पतला होते जाता है, मतलब आर पार जाने का क्षमता बढ़ जाता है किसी फ्लूइड का। बस वही चीज है, वही वेसल को क्या करेगा, डायलेट करेगा, हमारा जो ब्लड वेसल है उसको फुलाएगा, तो उसका क्या, वैसो डायलेशन होने के कारण उसका आर पर जाने का क्षमता बढ़ जाता है। ठीक है ना। एंटीहिस्टामिनिक डू नॉट प्रिवेंट द फॉर्मेशन या रिलीज ऑफ हिस्टामिन। देखिए ध्यान से, जो हमारा एंटीहिस्टामिनिक जो ड्रग दिए, ये
रिलीज को नहीं कम करता है, ठीक है, रिलीज को नहीं रोकता है, या फिर हिस्टामिन का बनने को नहीं रोकता है, किसको रोकता है आप ही बता दो भाई। तो रिसेप्टर से जाके बाइंड कर जाता है हमारा ड्रग, जिसके कारण बाइंड नहीं हो पाता है हिस्टामिन अपने रिसेप्टर से। अगर बाइंड ही नहीं होगा हिस्टामिन तो अपना एक्शन कैसे शो करेगा। तो इस तरह से काम करता है, क्लियर है। अब देखिए मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर जो है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है, आप सभी जानते हैं। H1 रिसेप्टर जो है कपल करता है फॉस्फोलाइपेज सी। तो मैंने आपको बताया था कि जो फॉस्फोलाइपेज सी वही चीज है, फॉस्फोलाइपेज सी होगा तो क्या, फॉस्फोलाइपेज किसका ब्रेकडाउन करता है, जो आपके सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड किसके फॉर्म में पाया जाता है, याद रखना आपको, PIP2 के फॉर्म में पाया जाता है। PIP2 के फॉर्म में पाया जाता है कहाँ, फॉस्फोलिपिड आपके सेल मेम्ब्रेन में। तब PIP2 को फॉस्फोलाइपेज भाई इंजाइम है, तो इंजाइम है तो क्या करेगा, तोड़ेगा ही IP3 और डैग में, IP3 और DAG में, डैग में तोड़ देता है, जिसके कारण क्या होता है ठीक है, जिसके कारण क्या होगा हमारा कैल्शियम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जल्दी जल्दी कैल्शियम आकर रिलीज होगा, और जल्दी जल्दी कैल्शियम आकर रिलीज होकर क्या करेगा, फिर जाके हमारा मास्ट सेल का जो वेसल है उससे क्या करेगा, कैल्शियम जाकर के बाइंड करेगा। ये जो हमारा मास्ट सेल है इससे क्या करेगा, कैल्शियम बाइंड करेगा, और यहाँ से पूरा हिस्टामिन को, ये वेसल को क्या करेगा, फोस्फोलाइपेज था ना, तो इसको तोड़ देगा तो पूरा हिस्टामिन क्या होगा, रिलीज होगा, और रिलीज हो जाएगा। इस तरह से हमारा हिस्टामिन काम करता है। लेकिन रिलीज होकर कहाँ काम करता है, देखिए ध्यान से, रिलीज होकर कहाँ काम करता, अपने रिसेप्टर पे काम करता। लेकिन हम एक ड्रग दिए एंटी हिस्टामिनिक, तो ये ड्रग क्या किया, ये रिसेप्टर को क्या किया, ऑक्युपाई कर लिया, यहाँ पे जाके बढ़ गया, मतलब एंटागोनिस्ट दे दिए, H1 एंटागोनिस्ट दे दिए, तो ये जो रिलीज हुआ अब बाइंड करेगा क्या, अब बाइंड बिल्कुल नहीं करेगा। अगर बाइंड ही नहीं किया तो हमारा एक्शन मिला कि नहीं, हम यही ना चाहते थे कि हिस्टामिन मेरा रुक जाए। तो ये जो ड्रग दिए जो बाइंड तो करने का क्षमता है, लेकिन ये जो है काम करने का क्षमता नहीं है इसके पास, एफिनिटी है इफिकेसी नहीं है, ठीक है, एफिनिटी है इफिकेसी नहीं है, मतलब बाइंड करेगा लेकिन काम नहीं करेगा। तो क्या करेगा, बाद दूसरा जो हिस्टामिन रिलीज हो रहा है उसको बाइंड होने नहीं देगा। समझ गए आप लोग। अब बात करते हैं हम किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिक्स। अगर H1 एंटी हिस्टामिनिक, H1 ही पढ़ रहे हैं भाई, बहुत बड़ा H1, ठीक है, तो ये दो तरह के होता है, एक फर्स्ट जनरेशन ड्रग होते हैं, फर्स्ट जनरेशन H1 एंटी हिस्टामिनिक होते हैं, और एक सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक होते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे कब, आगे आने वाले लेक्चर के दौरान हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट जनरेशन H1 एंटी हिस्टामिनिक और सेकंड जनरेशन H1 एंटी हिस्टामिनिक के बारे में। तब तक आप लोग जरूर से अच्छे से पढ़ें। आपको सिलेबस देखना है एक बार, बस इतना काम कर लो, जो सिलेबस में जो जो ड्रग है उसको कम से कम 10 बार पढ़ लो, आपको बेहतरीन समझ में आने लगेगा। नहीं तो आप सब भूलने लगो, क्योंकि ये मेडिसिनल केमिस्ट्री है, इससे अच्छों की बुखार छूट जाती है। क्लियर है। तो होप्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो क्वालिटी नोट्स के लिए आप हमारे बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, www.brightmedico.com। वहाँ से आपको हर तरह के आर्टिकल्स और अच्छे जीपैट के मटेरियल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और नोट्स तो प्रोवाइड किए ही जाते हैं, बहुत ही बेहतरीन नोट्स होते हैं। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।